हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं साइंस का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, आवर एनवायरनमेंट। सो आप साइंस की जर्नी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। Okay, our environment. We see a variety of plants and animals around us. They may be similar or different depending upon the geographical and climatic conditions. Living objects don't live in isolation. यहाँ पे जो टर्म आइसोलेशन यूज हुआ है उसका मतलब होता है लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो अकेले नहीं रहते। जैसे कि हम फैमिली के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, कोई इंसान अकेला नहीं रह सकता। सब लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, दे इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड सो with the non-living surroundings in which they live. As a result, both plants and animals get adapted to their surroundings. We find that there are two types of objects in our surroundings. Plants and animals, including human beings, form the living components. Plants and animals और human beings form करते हैं living components. They are called also the biotic components. Biotic components mean living things. For example, air, water, soil, light, temperature, etc. non-living. और non-living things को कहते हैं हम abiotic components. Both living and abiotic non-living components taken together constitute our environment. दोनों ही बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्म करते हैं एनवायरनमेंट को। बायोटिक एनवायरनमेंट, आइए स्टडी करते हैं एक एक करके बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। बायोटिक living organisms, they are all plants and animals including humans from the biotic environment. Let us try to understand its different components one by one. Plants, producers. We all know that plants like the organisms eat food, which all green plants have the coloring matter called chlorophyll. हर एक प्लांट में कलरिंग मैटर होता है, ग्रे से सब क्लोरोफिल बोलते हैं। आई होप कि आपने इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया ही होगा। The chlorophyll which is present in the leaves absorbs energy from the sunlight. This energy is used to prepare food. For this, plants also use carbon dioxide from the atmosphere. प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एटमॉस्फेयर से। एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और पानी और मिनरल्स को मिट्टी या सॉइल से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्रोसेस है प्लांट जिससे अपना खुद का फूड बनाते हैं उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। The following equation represents this process. तो इक्वेशन हमें दे रखी है जो इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन से फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाती है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, एग्जाम्स में आता है बहुत बार। ओके, the green plants which prepare their own food glucose are called producers or autotrophs. जो green plants अपना खुद का फूड या ग्लूकोज बनाते हैं उसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। इस ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ और ट्रॉफ का होता है फूड। प्लांट्स, प्रोड्यूसर। अब एबायोटिक और बायोटिक कंपाउंड्स को ऐसे कैटेगराइज कर रहे हैं। सो ये बायोटिक कंपाउंड्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बायोटिक कंपोनेंट है प्लांट्स, जिसे हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। All green plants have the coloring matter called chlorophyll. Chlorophyll एक coloring matter होता है प्लांट्स में, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आई होप। The chlorophyll which is present in the leaves. ओके, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ये जो है वाटर मिनरल्स यहाँ से जा रहे हैं। The plants run up water and minerals from the ground through roots. The leaves takes in carbon dioxide from the air and release oxygen. Leaves लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर से और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आया और सनलाइट भी है यहाँ से, ऑक्सीजन
Third, sunlight gives chloroplast energy to make sugar food. So I hope आप इस डायग्राम के सब मदद से कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ गए होंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में. अब है animals consumers. So animals cannot prepare their own food. They have to depend on plants for their food. Animals plants की तरह photosynthesis करके अपना food तो खुद से बना नहीं सकते, तो उनको plants और other animals पे depend करना पड़ता है. They are called consumers or heterotrophs. इन्हें consumers और heterotrophs से कहते हैं. Hetero means other and troph means food. Okay. All animals feed on green plants either directly or indirectly. सारे animals plants को directly or indirectly feed करते हैं. Animals like cattle and goat directly eat plants like grass and fodder. Animals like cattle और जो goat है directly एक घास खाते हैं और fodder खाते हैं. They are called primary consumers or herbivores. जो animals only grass खाते हैं उन्हें कहते हैं primary consumers or herbivores. Primary consumers are herbivores. Animals like tiger and lion feed on such herbivores. In other words, they hunt and eat cattle, goat, etc. Such consumers which feed on plants indirectly are called secondary consumers, carnivores. Secondary consumers जो दूसरे animals की meat खाते हैं और करते हैं, तो उन्हें कहते हैं secondary consumers और carnivores. There are some animals which feed on both producers. एक animal है जो plants भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. इनको कहते हैं हम लोग omnivores. Animals like bears, pigs, etc. are omnivores. Animals जैसे कि bears, pigs, etc. ये सब भी omnivores है. हम human beings भी omnivores है. अब है हमारा microorganisms decomposers. अब यहाँ पे आपने थोड़ा नाश के बारे में शायद सुना होगा या फिर नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. In addition to producers or consumers, there are some organisms which are therefore hunted and decaying plants and animals. अब यहाँ पे एडिशन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खुद फूड निकालते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल में से. इन्हें हम कहते हैं decomposers. Decomposers break down dead and decaying plants and animals into minerals. These minerals get mixed up with the soil and then again used by plants. This process of recycling, process is called recycling of minerals. तो वो कोई भी प्लांट्स एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उनके फूड को डिराइव करते हैं और ऐसा प्रोसेस चलता ही रहता है. इन्हें हम रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स कहते हैं. अभी हम समझते हैं कि fungi and bacteria are the organisms that help in decomposition. Fungi and bacteria ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में. ये इतने स्मॉल होते हैं कि नंगी आंखों से देखे ही नहीं जा सकते. इन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Animals and birds like jackals, crows, vultures and kites consume dead bodies of animals. Animals like birds, jackal, crows, vultures और kite dead animals की bodies को consume करके environment को clean रखता है. This process helps in keeping the environment clean. They are called scavengers. Do you know if the dead organisms are not decomposed, their number will go on increasing and there will be no space left for the living organisms. अगर डेड ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं हुए तो उनके नंबर इंक्रीज ही होते चले जाएंगे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचेगा. इसलिए डिकम्पोजिशन बहुत जरूरी होता है. सम बैक्टीरिया present in air, water and soil can cause various disease. जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एयर, वाटर और सॉइल में वो हमें बहुत सारे डिसीज करवा सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे है a zoo feeder wants to segregate the animals listed below into 3 groups on the basis of type of the food they eat. So, okay guys, ये एक्टिविटी आप कमेंट सेक्शन में बता देना. ये कमेंट सेक्शन में करना जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझे हो या फिर नहीं. आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हो. ओके, we observe that paper and cloth are biodegradable materials. अब हमें ये पता चलता है कि पेपर और क्लॉथ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है.
सो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ना। आई होप आप अगले वीडियो के लिए क्यूरियस हो गए। अगर हो गए तो ओके, बाय बाय।